नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा को, जो कि 2020 का पेपर है। इसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि विज्ञान एवं वानिकी देखेंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हों या एमपीपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस दे रहे हों, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपको जो भी नया क्वेश्चन दिखे तो आप उनको अच्छी तरह से नोट करते जाइए। इसके पहले छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स 2014 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर को अपलोड कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर सभी राज्य के पीएससी के प्रीवियस पेपर को सेपरेट प्लेलिस्ट में इसी तरह कवर कराया जाएगा, तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहिए। तो चलिए देखते हैं आज के पेपर को। इसमें साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इनको आप अच्छी तरह से जरूर लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, तो संसाधन और उदाहरण इनको आपको सुमेलित करना है, तो इसका आंसर होगा डी। देख लेते हैं आप। सतत संसाधन, तो इसका आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट, नवीकरणीय संसाधन, तो इसका आंसर होगा नवीकरणीय वनस्पति एवं जंतु। नेक्स्ट देखिए, गैर नवीकरणीय संसाधन, तो इसका आंसर होगा खनिज पदार्थ और बहुलक्षी संसाधन, तो इसका आंसर होगा मानवीय कौशल। तो इस प्रकार पहले का आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, और इसमें इंग्लिश में दिए हैं, तो आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक विज्ञान के संदर्भ में उच्च स्तर से निम्न स्तर का सही क्रम क्या होगा? तो आंसर होगा डी, यानी पारिस्थितिकी मंडल सबसे पहले, उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र, फिर समुदाय और फिर जनसंख्या और फिर जीव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन 1, जीवमंडल रिजर्व पर 100 स्थान यानी एक्स2 संरक्षण स्थल है। और कथन 2, नौकरेक वन्यजीव रिजर्व भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। तो ये क्या है? इन-सिटू संरक्षण है, ना कि एक्स2। इन-सिटू का अर्थ होता है कि जो कोई जीव है उसके लिए उसी के प्राकृतिक स्थान पर संरक्षण करना, और एक्स2 का मतलब है कि किसी जीव को किसी उसी स्थान पे संरक्षण ना करके किसी दूसरे स्थान पर संरक्षण करना। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता मूल्य को सूची 1 का सूची 2 से आपको इसको सम्मिलित करना है। तो चौथे का आंसर देखते हैं, आंसर होगा सी। इसको देख लेते हैं। पर्णीय मूल, तो इसका आंसर होगा जनसंख्या एवं प्रजाति विविधता। नेक्स्ट, सुविधा मूल, तो प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। और पारिस्थितिक अखंडता मूल, तो कार्यात्मक विविधता। और विकल्प मूल, तो आनुवंशिक एवं जनसंख्या मूल। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और जो अति महत्वपूर्ण है। तो सम्मेलन और वर्ष, यानी किस वर्ष ये सम्मेलन आयोजित हुए हैं। तो 5 का आंसर होगा ए, यानी विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत संरक्षण सम्मेलन, तो 1972 में। और इसी समय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी आया था। नेक्स्ट देखिए, वन्य जीव एवं वन्य प्रजातियों की विलुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन, तो इसका आंसर होगा 1973 में। और जैव विविधता सम्मेलन, तो 1992। और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी यानी टिम्बर समझौता, तो 1994। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो छठवें का आंसर होगा बी। देख लेते हैं आप। कथन 1, सिलेक्शन स्पीसीज बहुधा मैक आर्थर मॉडल के अनुरूप होते हैं। और कथन 2, सिलेक्शन स्पीसीज जाति का जीवन काल लंबा प्रायः 1 वर्ष से अधिक होता है। तो कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जैव विविधता संरक्षण स्थल का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए कोड से आपको इसको आंसर बताइए। तो देखते हैं, कथन 1 और 2 सही है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक इन-सिटू जैव विविधता संरक्षण स्थल है, सही है। वानस्पतिक उद्यान पर एक्स-सिटू जैव विविधता संरक्षण स्थल है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो वातावरणीय कण और इनके गुण, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं।
तो 8 का आंसर होगा सी। एरोसोल, इसका आंसर होगा कोलाइडल आकार का वातावरणीय कण। कोहरा, तो पानी की छोटी बूंदों की अधिक मात्रा। नेक्स्ट है धुंध, तो धुंध में क्या होता है कि कण की उपस्थिति के कारण दृश्यता में कमी और धुआं। तो डी का आंसर होगा ईंधन के अधूरे दहन से कण का निर्माण। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके लिए अच्छी तरह से इसको याद रखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा एक, यानी पराग एसिटिल नाइट्रेट यानी पेन एक द्वितीय वायु प्रदूषक है, तो सही है। और ओजोन एक प्राथमिक प्रदूषक है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट, पर्यावरण की संकल्पना या धारणा आधारित है, तो आंसर होगा ए, यानी पर्यावरण के संपूर्ण आयाम पर, दिलचस्पी में बदलाव पर और वैश्विकता पर। तो इस प्रकार आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब वातावरण का सबसे अधिक परिवर्तनशील यौगिक कौन सा है, तो आंसर होगा जलवाष्प। बीओडी प्रगति वक्र समान होता है, आंसर होगा ऑक्सीजन वियोजन वक्र के। नेक्स्ट, कथन और कारण में से बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो 14 का आंसर होगा सी। देख लेते हैं, कथन ए सही है लेकिन आर गलत है, तो कथन ए देखते हैं। प्राकृतिक जनसंख्या असाधारण एवं तेजी से जनसंख्या वृद्धि की क्षमता रखती है, लेकिन अधिकांश भाग के लिए आकार में अपेक्षाकृत स्थिर बनी रहती है, तो ये सही है और ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण में से फिर आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा बी। देख लेते हैं, दोनों ए तथा आर सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है, तो पढ़ लेते हैं। कथन पारिस्थितिकीय क्षरण तथा जैव विविधता की हानि विकास के लिए गंभीर खतरा है, कारण संसाधन के टिकाऊ संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि हमारे जंगल एवं जैव विविधता संरक्षित हो। तो दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका भी आंसर होगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो देखते हैं अब, निम्न में से उच्च पौष्टिकता स्तर की ओर कुछ रासायनिक पदार्थों की सांद्रता में की क्रमिक वृद्धि को जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। और इसका कारण है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व संवर्धन को सुपोषण यानी यूटिफिकेशन कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट है वायुजनित यानी एयरबोर्न एलर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अवलोकन करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा डी, यानी 1, 2 और 3 सही है। तो वायुजनित एलर्जी के मुख्य लक्षण छींक आना, नाक बहना तथा नाक बंद होना। दूसरा, पराग केसर सैकड़ों मील दूर तक वायुजनित होते हैं और वायुजनित पराग त्वचा एलर्जी भी उत्पन्न करते हैं, और जो पदार्थ एलर्जी उत्पन्न करते हैं उसे एलर्जन कहते हैं। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, सामुदायिक संगम स्थल पर प्रजातियों की विविधता एवं घनत्व में बढ़ोतरी या वृद्धि की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो 18 का आंसर होगा डी, यानी बढ़त यानी एज प्रभाव। नेक्स्ट है, अब सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, इसका आंसर होगा 19 का ए। तो इसको देख लेते हैं, बाढ़, तो आंसर होगा अतिरिक्त वर्षा तथा जल का अनियमित वितरण। और सूखा, तो काफ़ी समय से बरसात ना होना। भूकंप, तो स्पंदन तरंगों के माध्यम से जमीनी चट्टान द्वारा कपकपी पैदा करना। और ज्वालामुखी, तो छिद्र जिसके द्वारा तरल पदार्थ बाहर निकलता है। तो इस प्रकार आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा बी। अब इसको देख लेते हैं। कथन ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी का रोग है और कारण कैल्शियम हड्डी का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये दोनों कथन सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, रिएक्टर पैमाने पर 6 तीव्रता का भूकंप 4 तीव्रता भूकंप से कितना बड़ा होता है। तो 21 का आंसर होगा 100 गुना। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार
एनिमल आर्टिकल शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा दरिंदा किस्म के जानवरों के शरीर भाग को छोड़कर बंदी जानवरों या वन्य जीवों द्वारा निर्मित वस्तु। तो 22 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, बहुप्रचलित ब्रिटिश पार्टिकल यानी BEEDO और बेंटेक यानी निम्नलिखित के प्रबंधन में उपयोग होते हैं। तो ये शब्द किसके प्रबंधन में उपयोग होते हैं? तो आंसर होगा खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन में यानी हाजार्डस वेस्ट के मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है, अपशिष्ट प्रबंधन में कार्डिनियल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आंसर होगा कमी, पुनः प्रयोग तथा पुनरावृत्ति से यानी रिडक्शन, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। नेक्स्ट, अल नीनो समुद्र जल सतह को आवधिक रूप से गर्म करता है। तो यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो आंसर होगा ट्रॉपिकल ईस्ट पैसिफिक जोन में यानी पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में ये अल नीनो समुद्री धारा चलती है और इसे क्रिसमस के बच्चे के नाम से भी जाना जाता है और जो कि पेरू के तट पर प्रवाहित होती है। तो आप इन दोनों को याद रखें। नेक्स्ट देखिए, अब अर्धसूत्री विभाजन में फेज 1 के दौरान सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स काइजिमाटा के क्षेत्रों को छोड़कर सभी में विघटित हो जाता है। यह घटना निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान देखी जाती है? तो आंसर होगा डिप्लोटीन अवस्था के दौरान। नेक्स्ट देखिए, और ये सभी अवस्थाएं अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ जीनों के प्रभुत्व के मामले में उनके एलीलीज के संबंध में उस व्यक्ति या एक जन के लिंग से प्रभावित होते हैं जिसमें भी मौजूद होते हैं। ऐसा ही एक लक्षण गंजापन है जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक बार होता है। तो यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो 27 का आंसर होगा सेक्स प्रभावित विशेषता के कारण। नेक्स्ट देखिए, साइटोप्लाज्मिक अनुवांशिक नर बाध्यता को दाता से ऐसे प्राप्त करता पौधे में स्थानांतरण जिसमें पुष्प उस गुण की कमी को सुगमता बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बैक क्रॉस विधि द्वारा। नेक्स्ट देखिए, प्रभावता अनुपात √H/D एक ऐसे पौधे में चल रही पर निषेचक हेटेरोसिस का अनुमान देता है। जब यह मान 1 होता है तो यह इंगित करता है कि वहाँ, तो आंसर होगा वहाँ पर पूर्ण प्रभावता है। नेक्स्ट देखिए, VR और WR ग्राफ में जब सम्मिश्रण रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है तो यह क्या इंगित करता है? तो आंसर होगा पूर्ण प्रभाविता। ये थोड़ा फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इनको भी देखते जाइए, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को उनके उदासीनीकरण मान के आधार पर घटते क्रम में सजाइए यानी पहले सबसे बड़ा उसके बाद सबसे छोटा, इस टाइप से आपको उनको बताना है। तो इसका आंसर होगा बी। देख लेते हैं, सबसे पहले CaO, फिर CaOH2, फिर CaMgCO3 और CaCO3। इनको आप एक बार रोक के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित क्रोमोसोमल विपथन को उनके क्रोमोसोमल नंबरों में सम्मिलित कीजिए। तो 32 का आंसर होगा, देख लेते हैं ए यानी नुलिसोमी। तो इसका आंसर होगा 2n2। नेक्स्ट, मोनोसोमिक, तो इसका आंसर होगा 3 2n-1 और ट्राइसोम, तो इसका आंसर होगा 2n+1 और टेट्रासोमिक, तो इसका आंसर होगा 2n+2। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव को और उनके गुण के सूची 1 से सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर होगा सी। अब इसको मिला लेते हैं एक बार। फ्रैंकिया, तो वन वृक्षों और आर्द्र भूमि पौधों में गांठदार जड़ विकसित करना। नेक्स्ट, नोस्टॉक, तो इसका आंसर होगा शैवाल जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सहायक है। और नेक्स्ट देखिए, हार्बार स्प्रिलम, तो इसका आंसर होगा कुछ अनाज के साथ सहचर्य ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया। और बेजरनिक्रिया, तो इसका आंसर होगा डी का आंसर होगा तीसरा, उच्च पौधों की जड़ों हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बंधन विकल्प को मिट्टी के प्रकार से आपको सम्मिलित करना है। तो बंधन विकल्प और मिट्टी के प्रकार तो देख लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट्स MPPSC में भी पूछा जा चुका है इसी से संबंधित। तो इसका आंसर होगा डी। अब इसको देख लेते हैं एक बार। कंटूर बंधन तो हल्की मिट्टी, श्रेणीबद्ध बंधन तो सभी सभी तरह की मिट्टी, और नेक्स्ट है बेंच टेरेस तो गहन मिट्टी, और ग्रेडेड बॉर्डर स्ट्रेप तो आंसर होगा गहरी अल्फिसियोल और संबंधित लाल मिट्टी। नेक्स्ट है कक्षा और रंग, इनको आपको सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं। इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा कथन एक और दोनों सत्य है। तो देखते हैं। फास्फोरस और बोरान ऊर्जा स्थानांतरण प्रतिक्रिया में शामिल है, और आयरन, कॉपर, जिंक और मोलिब्डेनम मेटोला प्रोटीन की संरचनात्मक कैलेट के रूप में मौजूद है। तो इस प्रकार आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा सी। कथन एक सही है परंतु दूसरा गलत है। तो इसको देखते हैं। पौधे फास्फोरस को HPO4 और H2PO4 में यानी फास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ये सही है, और ये दूसरा गलत है। तो आप इसको छोड़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 38 का आंसर होगा सी, यानी कथन एक सत्य है परंतु दूसरा गलत है। तो अब इसको एक बार देखते हैं। डबल सुपर फास्फेट एक मोनो कैल्शियम फास्फेट उर्वरक है, और इसका रासायनिक सूत्र 2Ca H2PO4 और इंटू 2H2O है। नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड पल्सेज प्रोडक्शन प्रोग्राम यानी A3P किस योजना के तहत शुरू किया गया था। तो 39 का आंसर होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत, यानी NFSA यानी राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जो कि 2013 में आया था। और आपकी MPPSC प्रीलिम्स में राष्ट्रीय खाद्य आयोग भी दिया है, तो आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नमी ह्रास सूचकांक मूल्य की उप आर्द्र रेंज क्या है। तो आंसर होगा 0 से 33.3% पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मक्का के बीज की आवश्यकता का पता लगाइए। तो इसका आंसर होगा सी, और आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए 42, शाकनाशी ग्रुप और शाकनाशी इनको आपको सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा 42 का सी। डाइफिनॉल ईथर्स तो इसका आंसर होगा नाइट्रोफेन। नेक्स्ट नाइट्राइल्स तो इसका होगा ब्रोमोक्सिनेल। नेक्स्ट देखिए एमाइड्स और एसिटिमाइड तो इसका होगा ब्यूटाक्लोर। और बायोप्रिडिलम्स तो इसका आंसर होगा पैराक्वाइट। और थियोकार्बोमाइड्स तो इसका आंसर होगा ब्यूटालेट। आप इनको एक बार रोक के अच्छी तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, परजीवी, खरपतवार और सूची 2 में प्रकृति, तो उनको आपको सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा डी। अब इसको देख लेते हैं एक बार। स्ट्राइगा इसका आंसर होगा जड़ पर अर्ध परजीवी। नेक्स्ट कसकोटा इसका आंसर होगा तीसरा, यानी जड़ पर कुल परजीवी। नेक्स्ट देखिए लोरेंथस इसका आंसर होगा तने पर कुल परजीवी। और ओरोबेंच इसका होगा तने पर अर्ध परजीवी। तो इस प्रकार आंसर होगा डी। आप इसको रोक के एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम एप्पल एस्केप के लिए है। तो 44 का आंसर होगा EPIVEN। आंसर होगा सी। परपोषी पौधे में उम्र के साथ प्रतिरोध के परिवर्तन को क्या कहा जाता है। आंसर होगा डी, यानी प्रमुख जीन प्रतिरोध। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कथन और कारण में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आंसर होगा बी। अब इसको देख लेते हैं। कथन एक दोनों गलत हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, दोनों गलत हैं। तो नेक्स्ट देखिए,
कथन और कारण में से फिर आपको बताना है, तो आंसर होगा ए, यानी कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। तो देख लेते हैं अब। अम्लीय मिट्टी में पानी भरने से जलमग्न की स्थिति फेरक हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। कथन दो, फेरक हाइड्रोक्साइड जल में अति घुलनशील होता है। तो इस प्रकार आंसर होगा ए। निम्न में से किस यौगिक का ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम सबसे अधिक होता है, यानी वैश्विक तापमान सबसे अधिक होता है। तो 48 का आंसर होगा CFC12 का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित फसलों को उनसे संबंधित एकांतर शरणदाता यानी खरपतवार का सही मिलान कीजिए। तो आंसर होगा सी। अब इसको एक बार देख लेते हैं। धान, तो क्रोटालेरिया प्रजाति। नेक्स्ट गेहूं, तो इक्नोक्लुआ प्रजाति। नेक्स्ट है अरंडी या कैस्टर एग्रोपेराइन रिस्पेंस, और दूसरा टमाटर का एमरेंथस प्रजाति। इस प्रकार आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, संस्थान और जगह इनको आपको सम्मिलित करना है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो आंसर होगा डी। अब देखते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान तो नागपुर महाराष्ट्र में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान तो कटक उड़ीसा में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो इसका आंसर होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, तो इसका आंसर होगा, एक बार फिर देख लेते हैं। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान होगा नागपुर महाराष्ट्र में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान होगा कानपुर उत्तर प्रदेश में। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान तो भोपाल मध्य प्रदेश में। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान तो कटक उड़ीसा में। आपको एक बार इसको अच्छे से रोक के एक बार देख लीजिए। लास्ट में इसकी आपको ऑफिशियल आंसर की भी दिखाई जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। कथन कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आंसर देख लेते हैं पहले। आंसर होगा सी, यानी कथन एक सत्य परंतु दूसरा असत्य है। तो अब देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में खरपतवार विज्ञान से संबंधित अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया। दूसरा गलत है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथन और कारण में से आंसर सही का चयन कीजिए। तो कथन एक असत्य परंतु दूसरा सत्य है। तो जो सत्य है उसको देख लेते हैं। पृथ्वी के कुल जल का नदियों में पाया जाने वाला जल का प्रतिशत झीलों में पाए जाने वाले जल के प्रतिशत से ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए। सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा ए, कथन एक और दो सही है और कथन दूसरा ए का सही कारण है। तो देखते हैं। कथन अधिकांशतः जिंक पौधे को क्षारीय मिट्टी की तुलना में अम्लीय मिट्टी में ज़्यादा मिलता है। कथन दूसरा, चिकनी मिट्टी से आयरन ऑक्साइड हटाने पर उसकी जिंक सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, राज्य और प्रजाति, तो इसको आपको सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा बी। अब इसको एक बार देख लेते हैं। दादर और नगर हवेली, तो आंसर होगा कचारी। नेक्स्ट असम, तो इसका होगा अंगामी। नेक्स्ट है त्रिपुरा, तो इसका होगा मेकर। नागालैंड, तो इसका होगा भील। और कर्नाटक का होगा दूसरा यानी कुरुम्बा। इस प्रकार आंसर होगा बी। चौवन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। तो आंसर होगा बी, ये सही मेल नहीं है और आंसर भी यही होगा, जबकि ये सभी सही सम्मिलित हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं। गैलीसोल स्थायी तुषार परत 100 सेंटीमीटर गहराई तक। एल्फीसोल 35% से ज़्यादा क्षारक संतृप्ति। अल्टीसोल 35% से कम क्षारक संतृप्ति। नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है। तो डी वाला ऑप्शन सही नहीं है, जबकि ये सभी सही है। तो आप इसको रोक के एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मृदा अति उत्कृष्ट श्रेणी की कहलाएगी यदि उसकी रिक्वायर्ड प्रोडक्टिविटी रेटिंग है, यानी कितनी है। तो 55 से ज़्यादा। नेक्स्ट
अफवाह यूनिट और जल संभार कोड, तो इनको आपको सम्मिलित करना है। तो 58 का आंसर होगा सी। इसको देख लेते हैं एक बार। जल संभार तो होगा 4B2A3। आप इनको एक बार रोक के अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये थोड़ा फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप चाहे तो इनको छोड़ सकते हैं और जो फॉरेस्ट वाले हैं वो अच्छी तरह से देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, लेड प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा पेड़ उपयुक्त है? तो आंसर होगा डी, कोएरकस रुब्रा। कोएरकस रुब्रा। नेक्स्ट देखिए, प्लेन टेबल सर्वेक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? आंसर होगा डी, जबकि ये सभी सही है। तो देख लेते हैं। यह विधि चुंबकीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि तेज हवा तूफान के मौसम में उपयुक्त नहीं है। यह विधि जंगल में आग से प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण में उपयोगी है। तो ये सही है, जबकि आंसर गलत बताना था, तो ये आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, समोच्च मानचित्रण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो आंसर होगा ए, जबकि ये सभी सम्मिलित हैं। तो देख लेते हैं। मानचित्र पर अंकित बंद घेरा यानी वृत्त समतल भूमि को दर्शाता है। यू आकृति की रेखाएं समोच्च उच्च समोच्च को दर्शाती हैं और कुछ परिस्थितियों में एक समोच्च रेखा दूसरे समोच्च रेखा को काट सकती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 62 का आंसर होगा ए। कथन एक और दोनों सत्य हैं। तो देख लेते हैं। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा में डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है और इसे डाप्सन इकाई यानी DU में व्यक्त किया जाता है, यानी ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन में मापते हैं। दूसरा कथन है, एक डाप्सन शुद्ध ओजोन की 0.2 मिलीमीटर मोटाई के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 63 का आंसर होगा बी, यानी कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। तो नहीं, इसको छोड़ देखते हैं, गलत क्यों याद करना। नेक्स्ट देखिए, फार्म फैक्टर क्या है? आंसर होगा बी, पेड़ के आयतन, बेसल क्षेत्र और ऊंचाई का गुणनफल। नेक्स्ट देखिए, वानाग्नि के बारे में क्या सही है? आंसर होगा ए, यानी 1, 2 और 3। पृष्ठ अग्नि यानी सरफेस फायर ऐसी वन अग्नि है जो केवल सतह आवरण की ही नहीं बल्कि झाड़ झांझड़ को भी जला देती है। नेक्स्ट, मैदानी क्षेत्रों में होने वाली अधिकांश वन अग्नि पृष्ठ अग्नि यानी सरफेस फायर होती है। और नेक्स्ट, छत्र अग्नि प्रायः पृथुपर्णी वन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कथनों को बताना कि कौन सा सही है। तो 66 का आंसर होगा ए, यानी कथन एक और कथन दोनों सत्य हैं। तो देख लेते हैं। मृदा के घोल का कम परासरणी दाब लवणीय मृदा में पौधों की जड़ों द्वारा पानी की अवशोषण में बाधा डालता है। कथन दूसरा, यदि ESP 15 और pH 8.5 हो तो मृदा को लवण सोडिक मृदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट, सामान्य टिम्बर पर स्तंभ यानी बोल की ऊंचाई परिभाषित की जाती है। आंसर होगा बी, पर स्तंभ की ऊंचाई जमीन से उस बिंदु तक जहां छाल सहित औसत ब्याज 50 सेंटीमीटर है। आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगा के जाइए, क्योंकि 10 दिसंबर को आपका स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस का एग्जाम भी लगा हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 68 का आंसर होगा ए। तो सागौन, सोरिया रोबस्टा। 68 का आंसर होगा ए, सागौन का सोरिया रोबस्टा। नेक्स्ट, खैर का डलबर्जिया लेटिफोलिया, रोजवुड का अकेसिया कटेचू और साल का टेक्टोना ग्रांडिस। ये थोड़ा गलत समझ में आ रहा है इसका आंसर, तो आप इसको ऐसा समझिए, सागौन का नाम है टेक्टोना ग्रांडिस और साल का है सोरिया रोबस्टा। आप इस टाइप से इसको देखिए। नेक्स्ट देखिए, आंसर की में ही थोड़ा शायद गड़बड़ दिया है। नेक्स्ट देखिए, प्रजातियों के तने से प्राप्त होने वाली निम्नलिखित रेशों का सही मिलान कीजिए।
तो 69 का आंसर होगा डी। देख लेते हैं। अल्मेसी, तो इसका होगा कैलोट्रोपिस गैंगेसिया। नेक्स्ट लिटिलेसी, इसका होगा ग्रेबिया अपोजिटी फोलिया। और नेक्स्ट है लेग्यूमिनोसी, तो इसका होगा डार्विया बाइनाटा। और एस्पिलिडिसिया, तो इसका होगा टेंट्रा ओरिलियनेटिस। नेक्स्ट देखिए, पेड़ के तने के आकार के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका आंसर होगा 70 का आंसर होगा डी। आप इसको रोक के एक बार मिला सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में MOEFCC के अनुसार पौधे में समूहवार प्रजातियों के वितरण की संख्या के आधार पर निम्नलिखित को सही आरोही क्रम में सजाइए। तो आंसर होगा डी, यानी ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट को यानी ब्रायोफाइटा को जंतु पादप जगत का उभयचर कहते हैं, क्योंकि ये नम जगहों पर उगता है, जिस कारण से जो कि नम जगह पर उगता है, जो स्थल और जल टाइप में होता है, इसलिए इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है टेरिडोफाइट्स, इसको भी आप याद रखिए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा बी, 1 और 2 सही है। तो देख लेते हैं आप। सामान्य सघन वन का भौगोलिक क्षेत्रफल खुले वन के क्षेत्रफल से ज्यादा है। वृक्षावरण का भौगोलिक क्षेत्रफल अत्यंत सघन वन के क्षेत्रफल से ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, टोंगिया तंत्र संदर्भित करता है तो वृक्षारोपण के तहत पेड़ों की कटाई तक की अवधि के लिए कृषि फसलों का उगाना। आंसर होगा ए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का कौन सा चैप्टर वन्य जीवन के व्यापार या वाणिज्य से संबंधित है? आंसर होगा चैप्टर 2। नेक्स्ट, एक समान तंत्र में कायम रखने वाली बीज धारा की संख्या निर्भर करती है। आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो क्षेत्र में बीज की आवश्यकता, स्वीकार्य प्रकाश की मात्रा, नमी की स्थिति। नेक्स्ट देखिए, अब निम्न को सम्मिलित करना है कि कौन सा संस्था और मुख्य केंद्र कहाँ पर है। तो 76 का आंसर देखते हैं। तो 76 का आंसर होगा सी, यानी सेंटर फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन, तो ये मुंबई में है। फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, इसका मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसका सेंटर है चेन्नई में, तमिलनाडु। और CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, तो ये है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, GPS क्या है, यानी GPS का आपको बताना कि क्या है। तो आंसर होगा एक रेडियो बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, जो कि सबसे पहले अमेरिका की रक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया था। और भारत का क्या है, तो नाविक जो भी क्या है GPS ही है। नेक्स्ट देखिए, गगन का फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी मेंस के लिए भी और प्री के लिए तो है ही। तो 78 का आंसर होगा बी, यानी GPS बेस्ड एरियल जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है? तो आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो 80 का आंसर होगा डी, यूरेनियम। ये क्या है? जबकि पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सभी जीवाश्म ईंधन है, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है। नेक्स्ट है, सोलर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत संलयन है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 81 का आंसर होगा सी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन चयन प्रक्रिया। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, आंसर होगा आयाम पर, यानी एम्पलीट्यूड पर। नेक्स्ट देखिए, दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1:9 है। ये तरंगें व्यतिकरण करती है तो इनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? आंसर होगा 3:2। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है तो इसका सीधा आंसर बता दिया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा सी।
एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आंसर होगा वास्तविक, बड़ा और सीधा। 86 का आंसर होगा बी। आप इनको चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष दोनों हैं, तब उसे उपयोग क्या करना चाहिए? तो आंसर होगा उत्तल लेंस। 87 का आंसर होगा बी। कांच से वायु में प्रवेश करते हुए प्रकाश का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? आंसर होगा लाल रंग के लिए। आंख में दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे के लेंस किस प्रकार के होते हैं? आंसर होगा उत्तल लेंस आकार की। नेक्स्ट देखिए, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। आंसर होगा उसके पदार्थ पर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार सभी पीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है और लोग कन्फ्यूजन के कारण इसको गलत कर देते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिए। तो इसका आंसर होगा बहुत कम। नेक्स्ट देखिए, यदि 100 किलो ओम प्रतिरोध में 0.02 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध में विभव पतन कितना होगा? 92 का आंसर होगा 100 वोल्ट। ये सभी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर बता दिया जा रहा है, तो आंसर होगा सी। 220 वोल्ट एसी मेंस का शिखर मान कितना होगा? तो आंसर होगा 110 वोल्ट। दो समांतर लंबे चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, दोनों चालक हैं, तो आंसर होगा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। 96 का आंसर देख लेते हैं, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। आंसर होगा ए यानी 5 ओम। निम्न में से एक्स किरण का गुण नहीं है। आंसर होगा ए यानी एक्स किरण विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो ए नहीं है। जबकि मुक्त आकाश में सीधी रेखा में गमन करती है। एक किरण गैसों को आयनित कर सकती है। इन किरणों की आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है। नेक्स्ट देखिए, चार हल्की छड़ों ए बी सी और डी को धागों से अलग अलग लटकाया गया है। एक छड़ यानी दंड चुंबक को धीरे धीरे प्रत्येक के पास लाया जाता है और निम्नलिखित प्रेक्षण नोट किए जाते हैं। तो 98 का आंसर होगा बी यानी बी अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट देखिए, सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी? आंसर होगा सी चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं? तो दो बल रेखाओं के आपस में कभी नहीं काटती, यानी दो बल रेखाएं आपस में इस टाइप से रहती हैं, इस टाइप से कभी नहीं काटती। नेक्स्ट देखिए, ये साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इनको अच्छी तरह से लगाते जाइए। आयरन, कोबाल्ट और निकल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं? आंसर होगा लोह चुंबकीय पदार्थ। निम्नलिखित में से किस में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? आंसर होगा जनरेटर। 102 का आंसर होगा बी। इसका क्वेश्चन भी कुछ गड़बड़ लग रहा है आंसर की में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है तो शुष्क सेल होगा। आप इसके लिए भी एक बार नेट से चेक करके जरूर देखिए। हालांकि इसकी आपको आंसर की भी दिखा दी जाएगी, तो उसमें आंसर जनरेटर दिया है जो कि गलत है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य क्या है? आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की चाल को घटाना। नेक्स्ट देखिए, ये सभी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज उभयधर्मी प्रकृति की है? तो आंसर होगा HSO4। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल के 0.5 मोल विलयन के पीएच का मान क्या होगा? आंसर होगा 0। निम्न में से किस आयन की वजह से ब्लीचिंग पाउडर अपना व्यंजन यानी ब्लीचिंग क्रिया को खो देता है अगर उसे ज़्यादा समय के लिए रखा जाए? तो
क्लोरीन -1। ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? तो आंसर होगा प्रोटॉन दाता। अम्ल क्या होते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार? प्रोटॉन दाता। इनको भी आप छोड़ सकते हैं, अभी न्यूमेरिकल टाइप के लंबे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं गलत। आंसर होगा सी, जबकि ये सभी सही हैं, तो इनको आप एक बार रोक के देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेटिनम पृष्ठ पर अमोनिया के विघटन का वेग स्थिरांक मान के 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर मन सेकंड वन है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? आंसर होगा भिन्नात्मक कोटि। रस कपूर निम्न में से क्या होता है? आंसर होगा मर्क्यूरस क्लोराइड। निम्न में से कौन सा कारक किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है? आंसर होगा अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। स्नेह बार निम्न में से किसका अयस्क है? तो सिल्वर का। नेक्स्ट देखिए, 115 का आंसर आयोग के द्वारा सी दिया गया है, आप इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी विधि चांदी में उपस्थित लेड को हटाने के लिए उपयोग की जाती है? आंसर होगा गलनिक पृथक्करण। तो इसका आंसर होगा ए। अब देख लेते हैं, भारी जल, तो इसका होगा DTO। अस्थायी कठोर जल, तो आंसर होगा जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड। नेक्स्ट, मृदु जल, तो जल में कोई बाहरी आयन नहीं, और स्थायी कठोर जल, तो जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए, धातुएं सामान्यतः उनके अयस्क में नाइट्रेट के रूप में नहीं पाई जाती। निम्न दो वन और दो कारणों में से कौन सा परीक्षण के लिए सत्य है? तो 118 का आंसर होगा डी, यानी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो देखते हैं, धातुओं की नाइट्रेट अति अस्थायी है, धातुओं के नाइट्रेट जल में अति विलेय है। क्षारीय मृदा धातुएं क्षारीय धातुओं की अपेक्षा सघन होती हैं, क्योंकि क्षारीय मृदा धातुओं में दात्म्य बंधन होता है। तो आंसर होगा बी, यानी अपेक्षाकृत दुर्बल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कमरे के तापमान पर ल्यूकस अभिक्रमक के साथ सबसे शीघ्रता से क्रिया करेगा? तो आंसर होगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, तो इसका नाम क्या होगा? तो आंसर होगा सी, यानी टाइटेनियम। एसिटिक एसिड प्राप्त होगा जब, तो कब होगा? एसिटाल्डिहाइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है और नहीं, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो आंसर होगा मेथेनिक अम्ल में, जबकि इथेनिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और पिक्रिक अम्ल में उपस्थित है। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर होगा 124 का आंसर होगा सी। इनको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स में दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, HCO3 का संयुग्मी क्षार है। तो 126 का आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा बी। गुणसूत्रों की रचना में सहलग्नक DNA निम्न में से किसे जोड़ता है? आंसर होगा DNA को RNA से। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिस्थापित DNA की द्वि चक्राकार रचना निम्न में से किस प्रकार का है? तो आंसर होगा 128 का डी, यानी cDNA। केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को कौन सा यौगिक ग्रहण करता है? 129 का आंसर होगा बी, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। निम्न में से कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सीमाकारी नहीं है? तो आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित रहता है? तो आंसर होगा बाहरी सतह पर।
और क्लोरोफिल यानी हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसको भी आप याद रखें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस स्रोत से निकलता है? आंसर होगा पत्तियों उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से। निम्न में से कौन हार्मोन रंध्रों को बंद कर देता है? आंसर होगा ऑक्सिन ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्रेब्स चक्र संपादित होने का स्थान कहाँ है, यानी कहाँ पर ये संपन्न होता है? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में। अपरिपक्व फलों का गिरना किसके छिड़काव से रोका जाता है? आंसर होगा इनमें से सभी। तो 2,4-D एक भी क्या है, एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। NAA और IAA ये सभी हार्मोन हैं। अनिषेक जनन किस उपचार द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो 137 का आंसर होगा प्रकाश व अंधकार के अनावरण से। सर्वाधिक बड़ा तथा सर्वाधिक छोटा पुष्प निम्न में से किस पौधे से मिलता है? तो आंसर होगा सबसे बड़ा रेफ्रेसिया और सबसे छोटा बुल्फियासी। ईस्ट में वर्धी जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी चल बीजाणु द्वारा और मुकुलन के द्वारा। प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन किस फल में मिलता है? आंसर होगा सेब में। निम्न में से किसमें प्राणी सदृश पोषण पाया जाता है? और ये इंपॉर्टेंट है आपकी MPPSC मेंस के पेपर के लिए भी। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको ये सभी पढ़ने को मिलेगा। तो आंसर होगा प्लाज्मोडियम में। निम्न में से कौन सा एक वसा के पाचन और वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए आवश्यक है? तो आंसर होगा आंतीय रस यानी इंटेस्टाइन जूस। कठोर व्यायाम के समय ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के अंत में मांसपेशियों में बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या है? तो पाइरुविक अम्ल। इस क्वेश्चन के लिए 44 के लिए 144 के लिए डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि से रथ की का थैला संबंधित है? तो आंसर होगा पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पैरामीशियम में कौन सा संकोचनशील रिक्तिका तेजी से कंपायमान होती है? तो आंसर होगा पिछली कोशिका, क्योंकि इसमें परिचलन भी फ्लैजेला के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा एक श्वेत रक्त कोशिका अकड़वी श्वेताणु गैर भक्षक कोशिका और एंटीबॉडीज बनाती है? तो आंसर होगा ईसिनोफिल या इओसिनोफिल भी कहते हैं। ये आपकी एंटीबॉडी बनाती है। नेक्स्ट देखिए, और बीसोफिल क्या बनाता है? तो जो आपका फाइब्रोजन प्रोटीन होता है जो रक्त को जमाने में मदद करता है, तो ये बेसोफिल के द्वारा निर्मित होता है। और ये सभी इस WBC के प्रकार हैं, तो आप इनको भी अच्छी तरह से याद रखिए। निम्न में से कौन एक प्रोटोस्टोमिया है? तो आंसर होगा सी, बेलिग्नोलूसस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह अस्तित्व के संघर्ष को रोकता है। और उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के जनक किसे कहते हैं? तो ह्यूगो डी ब्रिच को। नेक्स्ट देखिए, CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसाइटेशन वह क्रिया है जिसमें एकाएक हृदय की काम बंद कर देने के बाद अप्राकृतिक रूप से लगभग सामान्य श्वसन रक्त संचार की क्रिया को आरंभ कराया जाता है। ऐसा किया जाता है, तो आंसर होगा सॉर्बिट्रेट की गोली देकर। तो इस प्रकार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 150 क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। अब आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहां से इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी पेपर की ऑफिशियल आंसर की। पेपर का सेट नंबर ए था, तो आंसर की सेट ए है। तो आप यहाँ से इसको एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट बताया गया था तो वहाँ से इसको चेक कर लीजिए। और आप इसको नेट से एक बार चेक करके ज़रूर देख लीजिए।
तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको प्लीज़ हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप जो भी पेपर कराना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस पेपर को कवर कराने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।